दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम घर घर तिरंगा अभियान के बारे में बात करेंगे। एक घोषणा की गई है कि 13 अगस्त 15 अगस्त तक 2022 इस साल हमें घर घर तिरंगा लहराने का अभियान करना है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75वां साल है और इस खुशी में घर घर तिरंगा लहराया जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आज जिन लोगों द्वारा ये तिरंगा फहराने की बात की जा रही है, उनकी राजनीति क्या है। पहले बात तो ये निश्चित है कि ये तिरंगा जो फहराया जाता है ख़ास खुशी के मौक़ों पर और अपने आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। पर जो सरकार अभी सत्ता में है, इसकी जो विचारधारा वाला संगठन है आरएसएस, इसने हमेशा से तिरंगा का विरोध किया और अभी चलकर उस तिरंगा का एक दूसरे प्रकार से जो अभिव्यक्त किया जा रहा है, दूसरे प्रकार से जो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। इस बात का स्वागत है कि तिरंगे को स्वीकृत किया जा रहा है, तिरंगा फहराने के बारे में बात की जा रही है, इसका पूरा स्वागत है। पर साथ ही हमें सोचने की ज़रूरत है कि आज ऐसा आनंद मनाने लायक कौन सा वक्त है, और नंबर 2 कि जिस विचारधारा के लोग आज तिरंगा के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने पहले तिरंगा के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया। तो मैं अपनी बात शुरुआत करता हूँ 1929 से। 1929 में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उन्होंने पूरे देश में एक कॉल दिया, एक प्रोत्साहन दिया, आह्वान किया कि 26 जनवरी 1930 को लोग तिरंगा फहराएं और ये पूर्ण स्वराज की मांग करने के मौके पर किया जाए। इसी के साथ हम पूर्ण स्वराज की मांग करें। तो उस समय जो आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार थे, उन्होंने तिरंगे के विरोध में कहा कि ठीक है, पूर्ण स्वराज का दिवस मनाना है तो ठीक है, पर तिरंगा नहीं फहराना चाहिए, भगवा ध्वज फहराना चाहिए। तो ये पहली बात हो गई। इसके बाद जो दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर बने, तो आज़ादी के आसपास तिरंगे को स्वीकृत किया गया राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, कांग्रेस के ध्वज के रूप में। इसके केंद्रीय पट्टी में, सफ़ेद पट्टी में पहले चरखा था, जो चरखा हमारे स्वदेशी का प्रतीक था, हमारे एक प्रकार के सम्मान का प्रतीक था। उसके बदले एक भारत के परंपरा से जोड़ने के लिए चरखे के बदले उसमें अशोक चक्र को रखा गया। और जब इस झंडे की घोषणा हुई तो आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर ने इसका पूरा विरोध किया। उन्होंने कहा, तिरंगा हमारा ध्वज नहीं हो सकता। 3 नंबर जो है, तीन ये एक अशुभ है हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारी परंपरा के अनुसार। तो इसलिए हम तिरंगे को स्वीकार नहीं कर सकते और जो हिंदू समाज है उसके लिए तिरंगा स्वीकृत नहीं होगा, ऐसी बात उन्होंने कही। उसी समय पर आरएसएस का एक मुखपत्र था जो आज भी है, ऑर्गेनाइज़र ने अपने एडिटोरियल में, संपादकीय में लिखा कि ये जो तिरंगे को देश पे थोपा जा रहा है, ये हमारी परंपरा के खिलाफ है। हमारी परंपरा के अनुसार से तो हमारा ध्वज भगवा ध्वज ही रहा है। और इसी के साथ साथ गोलवलकर ने भी कहा कि भाई, हम तो एक पुराना राष्ट्र हैं, पुराने राष्ट्र के आधार पे भगवा झंडा हमारा झंडा रहा है। तो अब ये कौन लोग हैं जो तिरंगा झंडा देश पर थोपना चाहते हैं, ये हमें किसी प्रकार से स्वीकृत नहीं होगा। हमें दूसरों की देखा देखी नहीं करना, हम तो पुराना राष्ट्र हैं, तो इसलिए हम भगवा ही हमारा झंडा रहेगा। और इसी बात को लेकर 2002 तक आरएसएस के हेड ऑफिस पर तिरंगा नहीं फहराया गया, क्योंकि आप जानते होंगे पूरे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर सब लोग अपने ऑफिसेस में, दफ्तरों में, दूसरी जगह तिरंगा फहराते थे, पर इन्होंने तिरंगा 2002 तक नहीं फहराया। उसी के आसपास एक घटना हुई
3 नौजवान जिनको ये बात अखर रही थी कि कितना बड़ा ऑफिस है और वहाँ तिरंगा नहीं फहराया जाता, केवल भगवा फहराया जाता है, तो वो गए और उन्होंने वहाँ तिरंगा फहराने की, आरएसएस के हेड ऑफिस नागपुर रेशम बाग में तिरंगा फहराने की कोशिश की। आरएसएस के लोगों ने उनको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया कि भाई ये देखो हमारे यहाँ उपद्रव कर रहे हैं वगैरह वगैरह। और उन नौजवानों का उद्देश्य बहुत स्पष्ट था कि हम राष्ट्रीय ध्वज को सामने रखें और लाकर एक संदेश दें। खैर, उन्हें सज़ा जो हुई हो। अब इसी के साथ साथ बाद में चलकर आरएसएस के ऑफिसेस में तिरंगा फहराया जाने लग गया। और उसी के साथ साथ एक और बात भी देखी गई कि कई मौक़ों पर बहुत आदरपूर्ण तरीके से तिरंगा का स्वागत किया गया, तिरंगा को मनाया गया पूरी इज़्ज़त के साथ। और उसमें मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ शाहीन बाग के आंदोलन का। शाहीन बाग के आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को और दूसरे मौक़ों पर तिरंगे को पूरे आदर के साथ फहराया गया। एक और भी उपयोग किया गया तिरंगे का। कई बार जिनको ये फ्रिंज एलिमेंट कहते हैं वो अपने जुलूस निकालते हैं, धार्मिक जुलूस निकालते हैं, और ये जुलूस मंदिर तो बाद में जाते हैं, पहले मुस्लिम मेजॉरिटी मोहल्लों में मस्जिदों के आसपास जाकर नारे लगाते हैं, तिरंगे को ज़ोर ज़ोर से फहराते हैं। अब ये इसका एक दूसरा प्रकार का उपयोग हो गया और इसी को चलते ये बात आज तिरंगे को अब एक प्रकार से एप्रोप्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तिरंगा वास्तव में 3 रंगों का तो बना है, पर उसके पीछे एक गहरा संदेश है, और वो संदेश है देश की आज़ादी के आंदोलन के सिद्धांतों का, स्वतंत्रता, समता, बंधुता का, सबको साथ में लेकर चलने का। ये तिरंगा है प्रतीक हमारे संविधान का, जो बंधुत्व में मानता है, जो बहुल्यवाद में मानता है, जो सभी धर्मों के लोगों को बराबर का आदर देता है। तो तिरंगा केवल एक जो ध्वज है वो हमारे भारत के आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों की आत्मा को प्रस्तुत करता है। और आज जो ताकतें इसको इस प्रकार से एक अभियान के रूप में, एक बड़े स्पेक्टेकल के रूप में प्रस्तुत करना चाहती हैं, उन्होंने इन मूल्यों के लिए क्या किया, ये सोचने की बात है। एक तरफ ऐसी राजनीति को लाया गया जिससे समाज में भेदभाव बढ़ती गई, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफ़रत बढ़ती जा रही है, और जो भारतीय संविधान के मूल्य हैं, जो कहते हैं कि गरीब और अमीर के बीच में जो दूरी है, जो भेदभाव है, असमानता है, उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। उसके उलट हो क्या रहा है कि कुछ अमीर दुनिया के अमीरों की लिस्ट में जा रहे हैं और यहाँ के आम लोग, उनकी गरीबी इतनी बढ़ती जा रही है कि सबसे पिछड़े हुए देशों के साथ हमारी तुलना हो रही है। भूखमरी में, हंगर इंडेक्स में, पॉवर्टी इंडेक्स में देश नीचे गिरते जा रहा है। तो आज जो बाकी परिस्थिति भी आप देखें, एक तिरंगा इस बात की अभिव्यक्ति है कि समाज के सब लोगों को इज़्ज़त के साथ देखा जाएगा। तो आज जो बेरोज़गारी का आलम है, जो बीमारियों के बारे में बात है, जो किसानों की समस्याएं हैं, जो आम लोगों पर बढ़ता हुआ बोझ है, महंगाई है, ये तिरंगे के मूल्यों को किस प्रकार से प्रतिनिधित्व करता है। तिरंगे के मूल्य को लेकर तो हमें कोशिश करना चाहिए, महंगाई कम हो, नौजवानों को रोज़गार मिले, शिक्षा की अच्छी परिस्थितियाँ आएँ, स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम किया जाए, और जो आज नीतियाँ अपनाई जा रही हैं वो उसके पूरे उलट हैं। एक और बात को आपको ध्यान दिला दूँ, अभी तिरंगे के कोड में एक बदलाव किया गया, और उसके चलते अभी तक तो हम खादी के तिरंगे की बात करते थे, अभी पॉलिएस्टर के तिरंगे की भी बात हो रही है। अब ये किन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है 20 करोड़ तिरंगा ध्वज का, वो एक बात है, उनमें से कौन लोग शासक पार्टी के नज़दीक हैं, ये देखना दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि तिरंगे का जो खादी से जुड़ाव है वो हमारे स्वदेशी आंदोलन की अभिव्यक्ति है। स्वदेशी आंदोलन में हमने
विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया और स्वदेशी को, खादी को इसके लिए प्रमोट किया गया कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिले और एक स्वायत्त शासन की तरफ हमारा इशारा हो। तो इसके उलट जो आज बात की जा रही है वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो एक तरफ उन पूरे मूल्यों को दबाया जा रहा है, तिरंगा जिसका प्रतिनिधित्व करता है, दूसरी तरफ से खादी से पॉलिएस्टर की तरफ जाना, ये भी एक संकेत है कि हमारी जो आर्थिक नीतियां हैं, हमारी जो देश की नीतियां हैं, वो किस प्रकार से बदली जा रही हैं। तो मैं आह्वान करता हूँ, हम लोग तिरंगा ज़रूर फहराएं, तिरंगा ज़रूर फहराएं, पर उसी के साथ साथ तिरंगे के जो मूल्य हैं, उनमें अंतर्निहित जो मूल्य हैं, उन मूल्यों को प्रमोट करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें जो रास्ता आज़ादी के आंदोलन ने हमें दिखाया था, जो रास्ता यहाँ के हमारे बड़े नेताओं ने जिस रास्ते पर चलकर देश को आज़ादी दिलाई, देश को स्वायत्तता दिलाई। और केवल मेड इन इंडिया बोलने से ये बात नहीं होती, ये बात इन नीतियों से होती है कि हम उन चीज़ों को प्रमोट करें जहाँ से यहाँ के लोगों की आर्थिक परिस्थिति सुधरे और हम एक बेहतर समाज बना सकें। मैं इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ कि हम तिरंगे की आत्मा के अनुसार अपना आचरण करेंगे, सरकारी नीतियाँ तिरंगे के इन मूल्यों की तरफ आने की कोशिश करेंगी और उसी से एक बेहतर समाज की हम बात करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।